हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन यादव मैकविजन अविराज वर्ल्ड स्कूल से। आज हम ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। डिमांड्स थी कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियो क्लिप और भेजी जाए। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, मैट्रिक्स स्टार्ट कर दी थी। ओके, उसके बाद मैं फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, तो अब फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर पैरेलल चलेंगे, मतलब डेली वीडियो डलेगी फर्स्ट चैप्टर की भी और थर्ड लेक्चर की भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बोर्ड की क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके लाइफ चेंजिंग बोल सकते हैं हम इस चीज़ को। अब बेटा टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा 11th में भी आया था और उसी को ही जस्ट आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जितना सोचते हैं उतना टिपिकल नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। और ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन हमने 11th में स्टार्ट किया था, 11th को ही जस्ट आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दिक्कतें मान लो किसी स्टूडेंट को आ रही है रिलेशन फंक्शन में, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई होंगी? 11th से स्टार्ट हुई है वो। ठीक है, जब तक 11th नहीं समझ में आएगा रिलेशन फंक्शन का, 12th बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पढ़ने से पहले रिलेशन, क्योंकि फंक्शन एक तरीके की रिलेशन ही होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन को हम बाद में देखते हैं, स्पेशल टाइप को बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे किसको? रिलेशन को। ठीक है, अब रिलेशन पढ़ने से पहले दो चीजें और पढ़नी पड़ती हैं हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्डर्ड पेयर का कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बात हुई होगी यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर में होनी चाहिए चीजें, नाम से पता चल रहा है ऑर्डर पेयर का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो लेट ए एंड बी are two non-empty sets and A belongs to A and B belongs to B, then the form AB is called ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके की जो फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगी? ऑर्डर पेयर कहलाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो ए दिख रहा है वो क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट होगा, और बी है वो क्या होगा? सेकंड कंपोनेंट होगा। हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा, दो एलिमेंट के बीच में, दो कंपोनेंट के बीच में कॉमा होगा। जैसे कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इवन 8th में भी स्टार्ट हो गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक पॉइंट को शो करने के लिए, कि पॉइंट की पहचान बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स बताते थे, और कोऑर्डिनेट्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, जैसे 1 2 3, कुछ इस तरीके से करते थे। तो अगर इस पॉइंट को लिखूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ? 3 2 हुआ, कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो एक ऑर्डर पेयर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो यहां से बेटा दो चीजें निकल के आती हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर है, मान लो, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो ऑर्डर पेयर को मैं इक्वल कर रहा हूं, तो वो केवल और केवल कब होगा? जब A इज इक्वल टू सी हो जाए एंड
B इज इक्वल टू D हो गया। कहने का मतलब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कब होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए तो दो ऑर्डर पेयर को हम बोल सकते हैं इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला कि AB नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, उस चीज को एक एग्जांपल यहीं पर ही है, क्यों नहीं होते हैं ये इक्वल। मैंने ये पॉइंट शो किया 3 2, क्या 2 3 पॉइंट भी यहीं आएगा? नहीं आ सकता ना। मैंने बताया सबसे बढ़िया एग्जांपल ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो ऑर्डर पेयर का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो क्या 3 2 ये था, क्या इस पॉइंट को मैं 2 3 लिख सकता हूं? कभी नहीं लिख सकता। अगर मुझसे 2 3 पॉइंट की बात पूछेगा तो 2 3 पॉइंट तो यहां आएगा, x का 2 और y का 3, ये 2 3 पॉइंट होगा। ठीक है, अच्छा फिर एक दूसरी बात, हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते थे, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती थी कहानी वहां पर। ठीक है, तो वो होते हैं ऑर्डर पेयर जो एक ऑर्डर को फॉलो करें। ठीक है, इस फॉर्म में हो और इन दो बातों को फॉलो करें, वो होते हैं हमारे ऑर्डर पेयर। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट। ठीक है, सेट की जानकारी होनी चाहिए भाई, यहां पर सेट की जानकारी होनी चाहिए। 11 में फर्स्ट चैप्टर था, अगर थोड़ा बहुत सेट में हाथ तंग है तो सेट की वीडियोस अपलोड कर दी गई है, उनको देख लेना, वहां से कोई सेट की प्रॉब्लम है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की कार्टेशियन, दो सेट है हमारे पास, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। ठीक है, द सेट ऑफ, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो द सेट ऑफ all ordered pairs, set of all ordered pairs AB where A belongs to A and B belongs to B is called Cartesian product of set A and B, and it is denoted by A cross B। ठीक है, डेफिनेशन की बात करूं तो भाई ये रही आपके सामने। ठीक है भाई, अब समझने वाली बात करें तो कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मेरे पास दो सेट मिलेंगे मुझे। ठीक है, मान लिया थोड़ी देर के लिए ए सेट है और बी सेट है, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो तरीके से रिप्रेजेंट होती है भाई, और बस यहां पर है ना रिलेशन में इन्हीं चीजों का खेल है। ठीक है, रिलेशन इन्हीं के आसपास घूमेगी, बस इन पर ही डिपेंड रहेगी। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है, कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया तो रिलेशन कुछ हद तक समझ में आ गई। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो यहां पर देखो स्टार्टिंग में कौन है, ए और बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सभी ऑर्डर पेयर्स का सेट। ठीक है, सभी ऑर्डर पेयर का सेट। अब ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं ना तो उन ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट किस सेट का होगा, बी सेट का होगा। अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं बी क्रॉस ए, अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं बी क्रॉस ए, तो यहां पर अब ध्यान रखना कि हर हालत
बी सेट का आएगा, और दूसरा एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर में किसका आएगा, सेट ए का आएगा। ठीक है, एग्जांपल लेकर के बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट है ए 1 3 और एक सेट है बी 2 4 5। ठीक है, मुझसे पूछा गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो भाई अब ए क्रॉस बी बोला गया है ना, पहली बात तो कि भाई सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन तो ये समझ लो, सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का सेट क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाता है। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर कि उसने हमसे पूछा क्या है। ए क्रॉस बी पूछा था तो पहले तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले किस सेट को शो कर रहा था, ए, और बाद में किस सेट को शो कर रहा था, बी को। तो अब जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ना, उनमें पहला एलिमेंट किसका होगा, ए सेट का ही होगा, और दूसरा एलिमेंट किस सेट का होगा, बी सेट का होगा। ए सेट का एक एलिमेंट उठाया 1 2 का ऑर्डर पेयर, 1 4 का ऑर्डर पेयर, 1 5 का ऑर्डर पेयर। बात आई समझ में, हो गए खत्म सारे। अब ए सेट के दूसरे एलिमेंट को उठा लो, 3 2 3 4 और 3 5। इतने ही ऑर्डर पेयर बन सकते थे जिनमें पहला एलिमेंट सेट ए का हो। इन सब का सेट क्या कहलाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब अगर यही हमसे पूछ लेता कि भाई बी क्रॉस ए बताओ, तो अब कहानी बदल चुकी है। अब पहला एलिमेंट किसका आएगा, बी सेट का आएगा, और दूसरा एलिमेंट किस सेट का आएगा, ए सेट का आएगा। अब जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे उनमें पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी सेट का होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट 2 1 2 3, भाई ये एलिमेंट उठाया, 2 1 का ऑर्डर पेयर, 2 3 का ऑर्डर पेयर, आगे 4 1 का 4 3 का, आगे 5 1 का 5 3 का। और ये मायने रखता है, क्या मायने रखता है, सेट में तो बोला था कि कैसे भी उल्टे पुल्टे लिख दो। ठीक है भाई, ये सेट है, लेकिन अब यहां पर एलिमेंट है ना, ये नहीं है सिंगल सिंगल। अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं, अब सेट माना जाएगा ये, इनके बीच में भी कोमा लगा हुआ। अब एलिमेंट हो गया ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट की बात करूं तो ये पूरा एलिमेंट हो गया। ऑर्डर पेयर एलिमेंट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, बात आई समझ में, ऑर्डर पेयर एक पूरा एलिमेंट माना जाएगा। तो बात समझ में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का फर्क, और यहीं पर ही रिलेशन का बेस टिका हुआ है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन सबसेट है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। वो बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अभी आने वाली है। बात आई समझ में, यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की। अच्छा, अब यहां से हमें 3-4 चीजें पता चली, यहां से 3-4 चीजें नोट करने वाली निकली हमें, कि हमने पाया कि ए क्रॉस बी भी कभी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी कभी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। ठीक है, अगर ए और बी डिस्जॉइंट सेट्स हैं तो, अगर इक्वल सेट है तो मे भी हो सकता है, फिर तो हो ही जाएगा। ठीक, अच्छा, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल क्यों नहीं हुआ सर? देखो यहां पर ए क्रॉस बी में एलिमेंट कौन है, ये, और बी क्रॉस ए में एलिमेंट है 2 1। अब मैं कहता हूं कि भाई 1 2 और 2 1 तो इक्वल हो ही नहीं सकते, मतलब यहां के एलिमेंट और यहां के एलिमेंट इक्वल है ही नहीं। और दो सेट इक्वल कब होते थे, सेट पढ़ा हुआ है भाई, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब एक सेट के एलिमेंट सारे दूसरे में हो और दूसरे सेट के एलिमेंट सारे पहले वाले में हो, तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं, इक्वल। अब कहीं 1 2 दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा, इक्वल ही नहीं है, तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, एक फिर सारी बातें इधर उधर करके एक चीज भूल जाते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक तरीके से क्या है, सेट है, सेट वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। हालांकि एलिमेंट्स की सूरत बदल गई है। ठीक है, अब एलिमेंट्स तो कैसे भी आ सकते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स वो किसी भी तरह की हो सकती हैं। ठीक है भाई,
ओके, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां से हमें क्या पता चला इन दो चीजों से कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात क्या पता चला कि n a क्रॉस b इक्वल होगा n b क्रॉस a। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्रॉस a हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात आ गई समझ में? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर n a क्रॉस b की बात करूं तो n a क्रॉस b कितना है, 6 है। और यहाँ पर n b क्रॉस a की बात करूं तो वो भी कितना है, 6 एलिमेंट इसमें। तो हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट सेम मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमें कहीं ये लिखा मिले कि एक ऑर्डर पेयर a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है, तो यहां से सीधी सी बात है, ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर भी समझ जाना कि ये जो a एलिमेंट है ना वो a सेट में बिलोंग कर रहा है, और ये जो b एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, b सेट में। समझ में आई गई होगी बात? डेफिनेशन बताते टाइम भी आ गई होगी। a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है तो पहला एलिमेंट तो ऑर्डर पेयर में किसका बैठेगा, a का ही, दूसरा एलिमेंट किसका बैठेगा, b का ही। तो इसी से रिलेटेड बात, अगर b a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है तो बोल दूं मैं कि b किस में बिलोंग करेगा, a में, और a किस में बिलोंग करेगा, b में। बात आई समझ में? ठीक है, मतलब रटना नहीं है, बार बार मैं आपको a क्रॉस b बोलूंगा, a क्रॉस, उस चक्कर में b क्रॉस a को मत भूल जाना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल भी a क्रॉस b में ही मिलेंगे हमें, बट b क्रॉस a को मत भूल जाना कि भाई जहां b क्रॉस a की बात होगी ना तो ध्यान रखना कि पहला एलिमेंट b का आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और लिख लेते हैं, एक बात और भी छोड़ दी थी हमने यहाँ पे कि इफ one of a and b is empty, then a cross b is also empty। ठीक है, अगर दोनों सेट में से कोई एक सेट भी अगर एम्प्टी है तो वहां पर फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। ठीक है भाई, अब चलते हैं रिलेशन पे। ऑर्डर पेयर पढ़ लिया, कोई डाउट हो? डाउट है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब इनके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर पर बेस कर रही थी, रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस कर। ठीक है, 50% यहीं से हो गया आपका, 50 से 60% कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है रिलेशन की कि रिलेशन क्या होती है। ठीक है, नॉर्मली रिलेशंस तो हमारे आसपास घरों में भी होती है, तो वैसे सी ही रिलेशन यहां पर है कुछ ऐसी। ठीक है, बस थोड़ी सी मैथ की फॉर्म में। ओके, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ relation are from non-empty set A to non-empty set B, then it is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, यहां पर आपको बस ये जो पोर्शन है ना ये ध्यान रखना है। A क्रॉस B तो हम समझ गए, पढ़ चुके,
बी क्रॉस ए समझ चुके क्या चीज होती है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम पढ़ चुके। अब वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी का या बी का। रिलेशन क्या होती है, एक सबसेट होती है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। बात आगे समझ में, रिलेशन क्या होती है, एक सबसेट होती है। अब थोड़ी देर के लिए अगर दिमाग में से निकल गया हो तो सबसेट बता देता हूं कि एक सेट है 1 2 3, एक सेट है बी 2 3। तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में कंटेन कर रहे हैं तो वो सेट सबसेट बन जाता है उस सेट का, ठीक है। तो एक बात क्लियर हुई कि रिलेशन क्या है, जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट आएंगे ना, जो ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर आएंगे ना, वही उन्हीं ऑर्डर पेयर्स में से किसमें एलिमेंट आने हैं, उसमें आने हैं आर में, क्योंकि आर क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये समझ सकते हो कि जो ए क्रॉस बी आएगा उसी में से कौन निकलेगी, आर निकलेगी, रिलेशन निकलेगी, ठीक है। वो क्या बनेगी, क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि रिलेशन हमें दे क्या रखी है। बकायदा देगा वो रिलेशन, क्वेश्चन देगा कि भाई इस सेट के और इस सेट के वो ही एलिमेंट रिलेशन में आएंगे, उनके बीच में ये होगी इस क्यूब वो हैच क्यूब, इस तरीके से वो रिलेशन हमें देगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि रिलेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होती है, सबसेट होती है। अच्छा, अब सबसेट वो ए क्रॉस बी का बने, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वो सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए भी हो सकती है, लेकिन कब, सबसेट तो है लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ए क्रॉस बी की ही सबसेट रहे, वो बी क्रॉस ए का भी सबसेट हो सकती है, लेकिन कब, उसके लिए मैंने ये अंडरलाइन की हुई है। अगर रिलेशन ए टू बी है, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन है तो वो सबसेट होगी ए क्रॉस बी का, और अगर रिलेशन बी टू ए डिफाइन है तो वो सबसेट होगी बी क्रॉस ए का। अब यहां पर इस चक्कर में ए टू बी, बी टू ए के चक्कर में ये मत भूल जाना कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ठीक है। रिलेशन ए टू बी मीन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और इट मींस उस रिलेशन में पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, पहला कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का ए का, दूसरा कंपोनेंट ऑर्डर पेयर में बी सेट का। अगर रिलेशन हमें बी टू ए डिफाइन होती, अगर रिलेशन हमें सेट बी से सेट ए डिफाइन होती तो फिर वो रिलेशन किसका सबसेट होती, बी क्रॉस ए का सबसेट होती, और बी क्रॉस ए का सबसेट होने का मतलब उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें फर्स्ट कंपोनेंट बी सेट का और सेकंड कंपोनेंट ए सेट का। बात आई समझ में, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मतलब, एक बात यहां से फिर से समझ लो कि अगर वो सबसेट होती है रिलेशन ए क्रॉस बी की तो वो रिलेशन ए क्रॉस बी में से ही निकलनी है, और बी क्रॉस ए का सबसेट होती है वो रिलेशन तो वो बी क्रॉस ए में से ही निकलनी है, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड अगर हम दो तीन बातों की बात करें तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, every subset of A cross B is a relation from A to B। जो बात मैं बोल गया था वही बात मैं लिख रहा हूं कि A क्रॉस B के जितने भी सबसेट बनेंगे, A क्रॉस B क्या है, एक सेट ही है भाई, किसका सेट था, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स का, ठीक है। तो जितने भी सबसेट बनेंगे किसी सेट के, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, ठीक है, वो एक रिलेशन होगी ए टू बी, और एवरी सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, और बी क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होंगे वो एक रिलेशन होगी, लेकिन कहां से कहां तक, बी टू ए,
बात आई समझ में? अगर मुझे कहीं पर ये लिखा मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब है ए रिलेटेड टू बी, ए और बी क्या है, रिलेटेड, मतलब कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब रिलेशन में है। सीधी सी बात है, रिलेशन में आने तो कौन है, ऑर्डर पेयर ही आने हैं। क्यों आने हैं, बार बार मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, कैसे भी लिंक करके देख लेना, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो दूसरे से लिंक कर लेना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि रिलेशन में क्या आने हैं, ऑर्डर पेयर आने हैं। क्यों आने हैं, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक सबसेट है, किसकी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, बात आई समझ में। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑर्डर पेयर से होता है, ठीक है। तो रिलेशंस में क्या आने हैं, ऑर्डर पेयर से आने हैं। तो अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब उसका फर्स्ट कंपोनेंट रिलेटेड है सेकंड कंपोनेंट से, ठीक है। अगर B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है B रिलेटेड है A से, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कहां पर कि कौन किस में बिलोंग करेगा, कौन किस में बिलोंग करेगा, वो रिलेशन कहां से कहां डिफाइन हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। रिलेशन A क्रॉस B में डिफाइन हो रही है, A टू B हो रही है या B टू A हो रही है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, कहीं पर आपको ये लिखा मिल जाए AB नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है A नॉट रिलेटेड टू B, A और B रिलेटेड नहीं है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या हुई कि उनमें वही ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें फर्स्ट कंपोनेंट किसी ना किसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट से रिलेटेड होगा, किसके अकॉर्डिंग, जो रिलेशन हमें डिफाइन कर रखी होगी, ठीक है। अब रिलेशन डिफाइन करने का मतलब क्या, एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, if A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 1 2 3 डैश कहां तक जा रहे हैं हम, 30 तक जा रहे हैं, ठीक है। R be a relation, R be a relation, R कोई एक क्या है, रिलेशन है, has as its cube, has as its square, चलो, from A to B, find R। क्वेश्चन दिया, रिलेशन फाइंड आउट करनी है, रिलेशन बनानी है, सबसे पहले निगाह जाएगी कहां से कहां डिफाइन है, बात आई समझ में। A टू B डिफाइन है तो सीधी सी बात है कि A क्रॉस B का सबसेट हो गया रिलेशन, ओके। और A क्रॉस B का सबसेट होने का मतलब इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में जो पहला कंपोनेंट होगा वो A सेट का होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा वो B सेट का होगा, और बीच में कौन बैठी होगी, रिलेशन बैठी होगी। कहने का मतलब कि अगर मैं आपको समझाने वाली बात करूं तो इस चीज का मतलब क्या है, रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, A टू B, मतलब एलिमेंट ऑफ सेट A रिलेटेड होगा एलिमेंट ऑफ सेट B से, बात आई समझ में। एलिमेंट ऑफ सेट A रिलेशन क्या थी, हैज
एज इट्स स्क्वायर और एलिमेंट ऑफ सेट बी। मोटी मोटी बात ये है कि रिलेशन ए टू बी है तो सेट ए का एलिमेंट रखो, बीच में रिलेशन रखो, सेट बी का एलिमेंट ढूंढो। बात आई समझ में? जैसे अगर मैं बात करूं वन हैज एज इट्स स्क्वायर, वन किसका स्क्वायर होता है? वन का। बात सही है, रिलेशन में आ गया। ठीक है, अगला एलिमेंट रखूंगा टू हैज एज इट्स स्क्वायर। क्या आना चाहिए? टू का स्क्वायर है कौन? 4। क्या इसमें 4 है? हाँ है। बात सही है, मतलब यहां का 2 वहां के 4 से रिलेटेड है, 2 4 भी रिलेशन में आ गया। नेक्स्ट 3 हैज एज इट्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या 9 है यहां पर? है भाई। यहां का 3 एलिमेंट किससे रिलेटेड हुआ? 9 से रिलेटेड हुआ। आगे चलते हैं। 4 हैज इट्स स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 है वहां पे, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक जा रहे हैं तो 16 है। मींस यहां का 4 वहां से किससे रिलेटेड हुआ? 16 से हुआ। ठीक है। 5 हैज इट्स स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 5 25, क्योंकि 25 भी वहां था। बस यहां का एलिमेंट खत्म। यहां पे एक 4 आ जाता, 6 भी आ जाता। चलो मैंने रखा 6 हैज इट्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अब चलो 6 तो यहां था, मैंने यहां रख दिया, उसका स्क्वायर कितना होता है? 36। अब मैं ढूंढूंगा यहां पर, क्या यहां 36 है? नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, रिलेशन यही होगी। ठीक है। और मोटी मोटी मैं बात करूं तो साफ सीधी बात ये है कि ये कोई एक ए सेट था, ये कोई एक बी सेट था। ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन थी। कहां से कहां तक थी? ए टू बी थी, तो एरो मैं ऐसे लगाऊंगा। रिलेशन क्या थी? हैज इट्स स्क्वायर। इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अप टू 30। अब 1 का स्क्वायर 1 रिलेटेड हो गए, 2 का स्क्वायर 4 4 रिलेटेड हो गए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे बीच में कहीं 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 भी आना है। तो वो एलिमेंट उनका ऑर्डर पे है। 1 1 से रिलेटेड था, 1 1 2 4 से रिलेटेड था, 2 4 3 9 4 16 25, ये रिलेशन बना। सर आप तो कहते हैं सबसेट है, सबसेट तो है ही भाई। एक रोज भी जब तुम निकालोगे, एक रोज भी जब हम निकालेंगे तो देखो एक रोज भी में यहीं से आइडिया आ जाएगा। 1 को पकड़ूंगा, क्रॉस में तो कोई ऐसा रूल नहीं लगता ना कि सिलेक्टेड है वो आने। यहाँ पर तो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या होता है? सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर लेने होते हैं। 1 को पकड़ा, उधर के 1 के साथ 1 1, इधर का 1 ही पकड़े रखो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, चलता जाऊंगा कहां तक? 130 तक, फिर 2 1 हो गया क्लियर। अब 2 को पकड़ा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो उनमें ये आएंगे ही आएंगे। चेक करके देख लो, बना के देख लो, आएंगे क्या? ये सारे एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या हुई? दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट की का सबसेट हुई।
ठीक है, ए क्रॉस बी का सबसेट हुई, क्यों? क्योंकि रिलेशन किससे डिफाइन थी? ए टू बी। अगर बी टू ए डिफाइन होती तो मैं क्या करता? बी क्रॉस ए निकालता और उसका सबसेट होती फिर। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं रिलेशन समझने के लिए। Example 2. N be the set of natural number the relation has its cube as from set n to n। देखो यहां पर जो सेट है ना वो दो अलग अलग नहीं दिए, एक ही सेट दे दिया नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 एक एक के गैप पर हम इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था रिलेशन बनानी है भाई, तो सबसे पहले किसको देखूंगा? कहां से कहां तक? तो n टू n ही है, मतलब पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर का के सेट का होगा, मतलब एक नेचुरल नंबर ही होगा, और दूसरा एलिमेंट है वो भी किसका होगा? n टू n का मतलब है n क्रॉस n। ठीक है, जैसे बोल दिया जाता है कि रिलेशन ऑन सेट n, तो वहां से अंडरस्टूड है n टू n। रिलेशन ऑन सेट a मतलब a क्रॉस a की बात हो रही है। रिलेशन ऑन सेट b, ओनली ये बोला रिलेशन ऑन सेट b, तो वहां पे b टू b ही जा रहा है, b क्रॉस b की बात होगी वहां पर। बात आई समझ में? तो एक सिंगल सेट की बात हो तो वहां पर पहला सेट भी वही होगा क्रॉस, दूसरा सेट भी वही होगा। ठीक है, तो रिलेशन कहां से कहां थी? n टू n, मतलब पहला सेट भी नेचुरल नंबर, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर, मतलब n क्रॉस n का सबसेट होगी रिलेशन। अच्छा भाई, अब क्या कहता है कि एक नेचुरल नंबर हैज इट्स क्यूब, बीच में आई रिलेशन, और फिर से एक नेचुरल नंबर 1 का क्यूब 1, मतलब 1 रिलेटेड हुआ 1 से, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 हैज इट्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हुआ, यहां से 2 उठाया फिर मैंने। अब 1 का क्यूब और कोई तो नहीं मिलेगा ना, 1 तो बस केवल 1 से रिलेटेड होना है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब और कोई नंबर तो आना नहीं। ठीक है, अब 2 हैज इट्स क्यूब, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का और कोई क्यूब होता है नेचुरल नंबर में? नहीं होता। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 ही होता है। ठीक है, तो यहां से 2 रिलेटेड हुआ किससे? 8 से हुआ। अगला नेचुरल नंबर लेता हूं 3 हैज इट्स क्यूब 27, अगेन एक नेचुरल नंबर, यहां बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा इसमें 27। ठीक है, तो 3 रिलेटेड हुआ किससे? 27 से। 4 का क्यूब 64, 4 रिलेटेड हुआ 64। ऐसे चलते जाएंगे, क्यों? क्योंकि इधर के नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होने और इधर के नेचुरल नंबर भी खत्म नहीं होने। यहां से कोई भी एक नंबर उठा हुआ, मैंने उठा लिया 10 लाख। ठीक है, मैंने उठा लिया 10 लाख। 10 लाख का क्यूब मिलेगा ना कोई इस नेचुरल नंबर में, क्योंकि ये तो कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक मिलेगा। कितना बड़े से बड़ा नंबर ले लो, मिलना है यहां पर उसका क्यूब, और वो भी एक नेचुरल ही होगा। ठीक है, तो बस डैश 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 करके छोड़ दूंगा कि भाई आगे हम चलते जा रहे हैं। 5 उठाऊंगा 125 आएगा, 6 उठाऊंगा ये आएगा, 7 उठाऊंगा वो आएगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या बनी? 1 1 से रिलेटेड था, मतलब 1 1, ऑर्डर पेयर 2 8 3 27
464 डैश डैश डैश। कहने का मतलब रिलेशन क्या होती है, रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसमें तो इनफाइनाइट आएंगे, ठीक है। रिलेशन में वही ऑर्डर पेयर आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमें गिवन रिलेशन होगी उनको फॉलो करेंगे। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेटेड होगा, वही ऑर्डर पेयर आने हैं रिलेशन, ये हमारे रिलेशन, ठीक है भाई। तो आई थिंक रिलेशन क्लियर हुई होगी आपको, फिर भी नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कहां पर क्या दिक्कत आ रही है, पूछो मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहीं पे बात कर देता हूं मैं उसकी, चलो अलग से ही कर लेते हैं। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। एक एग्जांपल के थ्रू बेटा जल्दी से बता देता हूं क्या चीजें होती हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे इफ एक ए सेट है 1 8 27 64 125, ठीक है। एक बी सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड R is a relation defined from A to B is cube of, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड R and its domain, range and codomain। बेसिक करवा रहा हूं, 12th का अभी से कुछ स्टार्ट नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, लेकिन एक तरीके से 12th ही पढ़ रहे हो, ये भी दिमाग में रखना, ठीक है। ये है क्वेश्चन मेरा। तो देखो पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है, सबसे पहली बात जो नोट करने वाली थी वो A टू B, मतलब पहला एलिमेंट A का दूसरा एलिमेंट B का, ओके। और डिफाइन कैसे रिलेशन, इज क्यूब ऑफ, पहला एलिमेंट उठाता हूं 1 इज क्यूब ऑफ, किसका क्यूब होता है, देखो इस पर थोड़ा ध्यान देना इन वर्डिंग पर। एक क्वेश्चन ये था उसमें हैज क्यूब ऑफ 1 का क्यूब, बात आई समझ में। यहां पर 1 इज क्यूब ऑफ, 1 क्यूब है किसका, 1 का, ठीक है। क्या 1 है बी में, है, तो रिलेशन क्या हुई, 1 1 तो रिलेटेड हो गया। वहां से दूसरा एलिमेंट उठाता हूं 8 इज क्यूब ऑफ, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, इधर A बैठा हुआ है, ध्यान रखना, A का एलिमेंट, इधर कौन आएगा, B का एलिमेंट। A का एलिमेंट उठाया मैंने 8 इज क्यूब ऑफ, जनरल सी बात है 2 का होता है। अब ढूंढूंगा क्या 2 B में है 8 2 रिलेटेड हो गया। 27 नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढूंगा, 27 इज क्यूब ऑफ, किसका होता है, 3 का, 3 को ढूंढूंगा, 3 B में है। 64 इज क्यूब ऑफ 4 है, 125 इज क्यूब ऑफ 5 है। ये तो मेरी रिलेशन हो गई। अब बात आती है डोमेन ऑफ आर, ठीक है। डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की डोमेन। तो जो रिलेशन मुझे मिली, ध्यान रखना
कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, रिलेशन में। रिलेशन का डोमेन निकाल ले तो जो मुझे रिलेशन मिली उसमें जो जो ऑर्डर पेयर है उनका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या, उनका सेट क्या कहलाएगा, डोमेन। फिर से मैं कह रहा हूं उनका सेट, ये ध्यान रखना, उनका सेट। किनका सेट? रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनमें फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन है? 1, 8, 27, 64, 125, इनका सेट क्या कहलाया? डोमेन। क्या कहलाया? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अगर मैं बात करूं रेंज की, रेंज ऑफ आर बताओ, ठीक है, तो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनमें सेकंड कंपोनेंट कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, उनका सेट। सेट ऑलवेज क्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, डांसिंग ब्रैकेट, ठीक है, रेंज ऑफ आर। और एक बात, एक है अपना कोडोमेन, ठीक है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है। अगर रिलेशन A to B डिफाइन है तो कोडोमेन सेट B होगा, बाद वाला। और अगर रिलेशन B to A डिफाइन है तो कोडोमेन सेट A होगा, तो कोडोमेन सेट A होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये कोडोमेन। अब रिलेशन कहां से कहां डिफाइन थी? A to B, तो कोडोमेन क्या हो गया? पूरा B सेट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात आई समझ में? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ओके बेटा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, 11th की बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन फालतू लग जाएगा लेकिन ढंग से कर लो, ठीक है, क्योंकि रिलेशन अगर ढंग से समझ में आ गई तो फंक्शन ढंग से समझ में आ गया। ओके, क्योंकि डिपेंड ऑन रिलेशन ही है। ओके, यहां तक करो, 11th की बुक उठाओ, इनसे रिलेटेड यहां तक के रिलेटेड क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, 2, 4, 5, एक रिकैप सा हो जाएगा। उसके बाद कल हम टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड देन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो, सेफ रहो, घर पे रहो।